नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा जो डिस्कशन होता है वो यूपीएससी के क्वेश्चन में भी आप क्या कर सकते हैं, उसके डिस्कशन को यूज कर सकते हैं। कभी आने वाले समय में हम यूपीएससी के भी जो पीएसआईआर का जो क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो अभी चल रहा है वो बीपीएससी ओरिएंटेड होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है वो पीएसआईआर का जो पेपर 1 है उसके सेक्शन ए में जो वेरियस जो थिंकर्स हैं, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं, जैसे वेस्टर्न जो थिंकर्स हुए या फिर जो इंडिया के जो थिंकर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो थिंकर हैं उनके जो विचार है वो पढ़ने होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि चैंपियन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है। आज हम लोग जीएस मिल का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एरिस्टोटल का डिस्कस कर चुके हैं, प्लेटो का डिस्कस कर चुके हैं, सोक्रेटिस का भी कुछ आइडिया डिस्कस किए हैं, रूसो का आइडिया डिस्कस किए हैं, हॉब्स का डिस्कस कर चुके हैं, जॉन लॉक का डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेएस मिल के बारे में। तो जेएस मिल जो इनको कहा जाता है कि चैम्पियन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये किसे कहा जाता है, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो चैंपियन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है? जेएस मिल। जेएस मिल ही थे जिन्होंने कहा था कि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। इसमें रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, लेकिन उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट इस चीज़ को देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अब आने वाले डिस्कशन में हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया। फिलहाल आप ये इतना याद रखिए कि बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, किसी टॉपिक पर आपका जो विचार है उसकी आज़ादी, उसको बोलने की आज़ादी। अगर मान लीजिए कि कोई कम्युनिटी है जिसमें मेजॉरिटी भी होंगे, माइनॉरिटी भी होंगे, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, तो ऐसा नहीं है कि केवल मेजॉरिटी जो लोग हैं, बहुसंख्यक जो लोग हैं, उनको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, माइनॉरिटी को भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। मतलब जेएस मिल इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मेजॉरिटी से ज़्यादा माइनॉरिटी का आवाज़ सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो माइनॉरिटी है उनका आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके आवाज़ को सुना जाए। अगर मान लीजिए कि 100 अगर व्यक्ति हैं तो 100 व्यक्ति में से 99 व्यक्ति का तो आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति का जो आवाज़ है, मान लीजिए कि किसी चीज़ को लेकर के 100 व्यक्ति अपना विचार रखेंगे, तो मान लीजिए कि 99 व्यक्ति का विचार किसी चीज़ को लेकर के एक है, लेकिन जो एक व्यक्ति है उसको उस चीज़ को लेकर के विचार अगर अलग है, तो उस एक व्यक्ति का विचार भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको इनकलकेट करना ज़रूरी है, उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो चैम्पियन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है? तो जेएस मिल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यह स्टेटमेंट किसका था? तो यह स्टेटमेंट जो है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये बेंथम का था। तो इस चीज़ के बारे में ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी ये जो क्वेश्चन है डिस्कस किए हैं। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर मतलब क्या? मतलब कि इंसान वही एक्शन लेता है जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फ़ायदा हो। इवन स्टेट को लेकर के भी बेंथम का यही कहना है कि स्टेट उस तरह का पॉलिसी बनाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, फ़ायदा हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जब फ़ायदा हो तो उसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ऐसा पॉलिसी इम्प्लीमेंट ना करें जिससे कि कम से कम लोगों को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान हो जाए। तो सोशल वेलफेयर जो पॉलिसी जो स्टेट बनाता है उसमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर को ध्यान में रख करके, यह स्टेट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर को ध्यान में रख करके ही वो उस प्रकार की सोशल वेलफेयर पॉलिसी को क्या करे, स्टेट बनाए। तो यह स्टेटमेंट किसका है? तो बेंथम का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेंथम के फेमस डिसाइपल कौन थे? बेंथम जो है जिन्होंने ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का जो बताया था, जो कंसेप्ट दिया था, तो बेंथम के फेमस डिसाइपल कौन है? जेएस मिल है। जेएस मिल जो है वो बेंथम के ग्रेटेस्ट जो डिसाइपल थे। हम लोग देखेंगे कि जेएस मिल ने किस प्रकार से बेंथम का जो कंसेप्ट था उसको क्या किया था, जो उन्होंने उसके कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा मूलचूल परिवर्तन कर दिया था। तो आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल अब इतना याद रखिए कि बेंथम के जो फेमस डिसाइपल है वो कौन है? जेएस मिल है। ये सब डायरेक्ट मल्टीपल टाइप में कोई टाइप जो क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट, उसमें क्वेश्चन दे के ऑप्शन दे करके आपको क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बेंथम के कारण कौन सा फिलॉसफी का जन्म हुआ था? यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। यूटिलिटेरियन फिलॉसफी वही चीज़, आप वैसा एक्शन लीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, आप वैसा एक्शन मत लीजिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो यूटिलिटेरियन की जो फिलॉसफी है बेंथम ने दिया था। बेंथम का मानना था कि लोग वैसा एक्शन लेना चाहते हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, वो वही एक्शन लेते हैं
जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, वो एक्शन वो नहीं लेते हैं जिससे उसको नुकसान हो जाए। ये हर एक इंसान का ये कहानी है। इवन ये भी बोले थे कि स्टेट को भी इसी प्रकार की पॉलिसी को क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो यूटिलिटेरियन फिलोसफी किसके का जन्मदाता कौन है? बेंथम है। अगला क्वेश्चन है कि यूटिलिटेरियन फिलोसफी को किस फिलोसफी के नाम से जाना जाता है? पीक फिलोसफी इसको कहा जाता है। पीक फिलोसफी क्यों? क्योंकि आप बोलिए, आप वही एक काम कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो, वैसा काम आप नहीं कीजिएगा तो आपको जिससे आपको क्या हो, नुकसान हो जाए। तो ये तो वही बात हो गई ना कि एक प्रकार से हर चीज़ में आप यूटिलिटी देख रहे हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि सोसाइटी हुआ, स्टेट हुआ, वो यूटिलिटी से नहीं चलता है। वो बल्कि क्या है कि उसमें वर्च्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इथिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पीस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एवं रिजोल्यूशन भी ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को ध्यान में रख करके फैसला लें। हर चीज़ में आप अपना यूटिलिटी नहीं देखें। अगर हर चीज़ में अगर यूटिलिटी देखिएगा तो फिर समाज कैसे चलेगा, फैमिली कैसे चलेगा, स्टेट कैसे चलेगा। इसलिए यूटिलिटेरियन फिलोसफी को पीक फिलोसफी कहा जाता है। यहाँ यूटिलिटेरियन फिलोसफी जो है वो एक प्रकार से इथिक्स, वर्च्यू, इस सब पर ध्यान नहीं देता है। वो केवल और केवल उसी काम को करने के लिए करता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि सोसाइटी में इथिक्स, मोरालिटी, वर्च्यू ये सब भी ज़रूरी होता है। उसी के आधार पर इंसान बहुत सारे एक्शन भी लेते हैं कि वो अपना तो फ़ायदा देखते हैं, लेकिन साथ साथ वो दूसरे का भी राइट को ध्यान में रखते हैं। तो यूटिलिटेरियन की जो फिलॉसफी है वो किस तरह की फ़िलॉसफी है? इसको पीक फिलॉसफी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार लोगों ने कौन सा राइट स्टेट को सरेंडर नहीं किया है? रिवीजन का क्वेश्चन। हम पहले बता चुके हैं कि लॉक ने क्या किया है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से संबंध रखते हैं। इनका मानना था, इनके अनुसार स्टेट का निर्माण के पीछे अलग अलग ये अपना लॉजिक देते हैं, हॉब्स अपना लॉजिक देते हैं, रूसो अपना लॉजिक देते हैं। तो लॉक के अनुसार क्या है कि कौन सा जो राइट था उसको स्टेट को सरेंडर नहीं किया गया था? तो राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। यानी कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक प्रकार से एब्सोल्यूट राइट है लॉक के अनुसार। इस चीज़ को जो क्या है, इन्होंने एक प्रकार से स्टेट को ट्रांसफ़र करने नहीं दिया है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो स्टेट बना है वो एक प्रकार से लिमिटेड स्टेट है। लिमिटेड स्टेट और एब्सोल्यूट स्टेट में हम बताए थे कि हॉब्स जो है वो एब्सोल्यूट स्टेट ट्रेडिशन से संबंध रखते हैं, लेकिन लॉक जो है वो एक प्रकार से लिमिटेड स्टेट ट्रेडिशन से संबंध रखते हैं। लिमिटेड स्टेट मतलब क्या? जिसको कानून को ध्यान में रख करके लोगों का राइट को ध्यान में रख करके एक्शन लेना होता है। इन्होंने ही एक प्रकार से मिनिमलिस्ट मतलब कि ऐसा स्टेट जिसका काम केवल और केवल लोगों के राइट को प्रोटेक्शन करना है। यानी कि एक प्रकार से नाइट वॉचमैन स्टेट, मतलब कि जिसका काम है कि लोगों के जो राइट है, लिबर्टी है, लाइफ है, प्रॉपर्टी है, ये जो राइट है उस चीज़ को क्या करे, ध्यान में रखे, उस चीज़ को मैनेज करें। तो लॉक के अनुसार किस राइट को लोगों ने सरेंडर नहीं किया है? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। क्योंकि ये तीनों का अधिकार को भी अच्छा से ही इंजॉय करने के लिए लोगों ने स्टेट का निर्माण किया था, लिमिटेड स्टेट का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुक द टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के ऑथर कौन है? जॉन लॉक। यानी कि दी टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, दी टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसके ऑथर कौन है? जॉन लॉक। दी टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के ऑथर, सिंपल पूछ लिया जाएगा कि ऑथर कौन है। 4 को ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें आपको एक ऑप्शन जो है उसको छांटना होता है। तो जॉन लॉक याद कीजिएगा, रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के